दोनों कंपनी का बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख चुके हैं। तो अब टाइम है आपके सवाल का जवाब देने का। ये दो मेन सेगमेंट हैं, इसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विस भी देने वाली है कंपनी। तो मतलब भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अकेला दोनों कंपनी के बराबर खड़ा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले दो बिग इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले तो रात के 8:30 बजे का शो में अब हमने वो चीज कर दिया है जिसके लिए आपको पेड करना पड़ता है कहीं दूसरी जगह फंडामेंटल समझने के लिए। वहां पर हम ऐसी एनालिसिस आपके पास ला रहे हैं जो कंप्लीट फ्री है। तो पिछली सीरीज को जरूर देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। और साथ में आप लोग कह रहे हैं कि सर वो जो फ्री स्टॉक के लेवल थे क्या वो बंद कर दिए? नहीं, वो टेलीग्राम में आपके सामने स्क्रीन पर प्रूफ है। तो भाई हमारा कमिटमेंट कभी अधूरा नहीं है, जो वादा है वो निभाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइएगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अंबानी का एक कदम कैसे पूरे इंडस्ट्री को बदल सकता है। और वहां पर दो ऐसे स्टॉक हैं जिनकी हालत खराब कर सकता है, जिसमें एक हाथी है, उस हाथी को गिरा सकता है, और एक बेचारा ऑलरेडी मरा हुआ है, जीने की कोशिश में है, उसको और मार सकता है। क्योंकि ये पिछली हिस्ट्री बताती है कि जब अंबानी की एंट्री होती है तो उस सेक्टर में दूसरे शेयर की धज्जियां उड़ जाती है, दूसरे कंपनी की धज्जियां उड़ जाती हैं। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके का होने वाला है। क्या तो क्या होने वाला है जानेंगे सब। बहुत खास वीडियो है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हमारे पैसे लगे हुए हैं उन हाथी में। उस मरे हुए शेयर में भी लोगों के बहुत पैसे लगे हुए। तो जानते हैं, मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और साथ में 11 दिसंबर को हो रहा है लखनऊ में स्टॉक मार्केट मेगा इवेंट, सालों में एक बार और पूरे यूपी में पहली बार, जहां मैं आपको सिखाने वाला हूं। इंडिया के बड़े से बड़े क्रिएटर आपको सिखाने वाले हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, ऑप्शन हो, इन्वेस्टमेंट हो, फाइनेंशियल लर्निंग हो, सब कुछ। ये कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में पिन है, मौका ना जाए। और याद रखिए, लखनऊ की सीट बुक कर लीजिए। इतना बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा इतने सारे लोगों के साथ मेरे साथ मिलने का। और उम्मीद करूंगा आप भी एक्साइटेड होंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये मैं पहली बार कर रहा हूं जहां मैं आप लोगों से मिल पाऊंगा और एक अनदर लेवल का फील गुड फैक्टर जुड़ पाएगा। तो देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। और आपको याद होगा जियो आने से पहले कितने सारे टेलीकॉम कंपनियां थी। एयरटेल, एयरसेल, आरकॉम, यूनिनॉट, डोकोमो, आइडिया, वोडाफोन, सब कुछ अलग अलग। जियो के आने के बाद सिर्फ 4 बचे, जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल। सबकी हालत टाइट है। वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल के तो बारे में कहना ही मुश्किल है। ले दे के 2 प्लेयर काउंट होते हैं, जियो और भारती एयरटेल। इसमें से वोडाफोन आइडिया मर्जर होकर खुद को बेचने में लगी पड़ी है। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, तो कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो 2 खिलाड़ी हो गए। तो रिलायंस क्या जाना जाता है? मार्केट कंपटीशन को डिस्टरप्ट करने के लिए, जैसा टेलीकॉम का लाइव एग्जांपल जियो। और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री जिस भी इंडस्ट्री में एंट्री करता है उस इंडस्ट्री में खौफ का माहौल बन जाता है। और ऐसा ही माहौल बन रहा है एनबीएफसी इंडस्ट्री में। और इसमें वैसे कंपनियों में टेंशन ज़्यादा है जो कस्टमर और मर्चेंट लेंडिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और इन कंपनियों के इन्वेस्टर टेंशन में है। अब सवाल आता है, क्यों टेंशन में है एनबीएफसी कंपनी? ऐसा क्या कर रहे हैं मुकेश अंबानी? क्या ऐसे माहौल में एनबीएफसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा? इन्वेस्टमेंट किए हैं तो क्या करें? सेल कर दें, होल्ड करें? ये सभी सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। आई ओपनर डेटा देखने वाला आपको होने वाला है। और डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन करना हो शेयर लेने के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी कंपनियां ज्यादा टेंशन में है और शेयर प्राइस लगातार गिर रहे हैं। तो पहली कंपनी पेटीएम, 21 अक्टूबर 2022 को 644 का हाई, वहां से ऑल टाइम लो 438.35। तो 23 नवंबर 2022 को परसेंटेज वाइज देखें तो लगभग 31.93% का फॉल। वैसे तो सिर्फ 33 डेज में। मैं 21 अक्टूबर 2022 से क्यों बता रहा हूं कि ये आगे भी बताऊंगा, इंतजार कीजिए। दूसरी कंपनी है बजाज फाइनेंस, बजाज ग्रुप की कंपनी हाथी, लेंडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व। 21 अक्टूबर 2022 का हाई बनाया था 7490, वहां से लो लगा 6610। करेक्ट 21 नवंबर 2022 को
परसेंटेज वाइज देखें लगभग 11.5% से ज्यादा का फॉल 31 दिन में। पेटीएम का आईपीओ के बाद से ही लगातार गिरावट है। आईपीओ लिस्टिंग प्राइस से ऑल टाइम लो 77.52% तक गिर चुका है। मगर बजाज फाइनेंस अपनी इंडस्ट्री की लीडर है। कोविड वाले फॉल के बाद से अभी तक बजाज फाइनेंस लगभग 268% का रिटर्न दिया। तो उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा कि कौन से स्टॉक पैनिक में है, गिर रहे हैं, किस तरीके से। अब देखते हैं पैनिक की वजह। तो आखिर भैया क्या हुआ? तो 21 अक्टूबर 2022 को रिलायंस इंडस्ट्री ने प्रेस रिलीज करके एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया कि कंपनी अपने फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस को डीमर्ज करके एक सेपरेट कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विस के नाम से स्टॉक मार्केट में लिस्ट करने का प्लान बना रही है। रिलायंस की फाइनेंशियल सर्विस कंपनी का नाम है रिलायंस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, जो अब रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंडर ऑपरेट कर रहा है। RSIL रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडरी, जिसे आरबीआई से नॉन डिपॉजिटरी एनबीएफसी का लाइसेंस मिला हुआ है। थोड़े कंफ्यूज हो गए क्या? तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के पास पहले से ही एनबीएफसी कंपनी है, मगर अब तक लिमिटेड काम करती थी। मगर अब रिलायंस अपने फाइनेंशियल कंपनी को सेपरेट बिजनेस के रूप में स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराने वाला है। मतलब भाई अपने मोटा भाई एनबीएफसी में एंटर करने वाले हैं। तो वो क्या बोलेंगे? स्वागत नहीं करोगे हमारा? तो ये तो अच्छी बात है, इससे तो रिलायंस के पास फंड आएगा और ग्रो करेगी कंपनी। फिर पैनिक क्यों? चलिए समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, रिलायंस का हिस्ट्री रहा है इंडस्ट्री में एंट्री करते हैं तो कंपटीशन खत्म कर देता है, या यूं कहें कि उस इंडस्ट्री की लीडर कंपनी बन जाती है। यही वजह है कि रिलायंस एनबीएफसी लेंडिंग बिजनेस में एंटर कर रहा है तो उस सेगमेंट के दो बिग प्लेयर पेटीएम और बजाज फाइनेंस में पैनिक आ गया, स्टॉक में गिरावट आ गई। तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है इन दोनों को? इसके लिए पहले पेटीएम और बजाज फाइनेंस के बिजनेस सेगमेंट को देखने की जरूरत है। इन दोनों कंपनियों को इंट्रोडक्शन की तो जरूरत है नहीं, आप इन कंपनियों के नाम भी जानते हैं, सुने भी हैं और यूज भी किए होंगे। तो पहले आप बताइए, आपने पेटीएम यूज किया है या बजाज फाइनेंस? कमेंट में देखते हैं किसने क्या यूज किया है, फटाफट। आई होप कर दिया होगा। चलिए पेटीएम का बिजनेस सेगमेंट देखें तो इसका कोर बिजनेस है पेमेंट सर्विसेज। पहले पेटीएम वैलेट था, अब बैंक भी लाइसेंस का मिल चुका है। जैसे हर बैंक कमाता है वैसे पेटीएम पेमेंट बैंक भी कमाता है। क्लियर है? पेटीएम लोन कैसे देता है, यही है रियल पॉइंट। तो पेटीएम लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है पेटीएम पोस्टपेड, पर्सनल लोन, मर्चेंट लोन, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, मतलब दूसरे बैंक के साथ टाई अप करके क्रेडिट कार्ड इशू करता है और इन सभी के थ्रू पेटीएम मार्केट में लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये है पेटीएम का कोर बिजनेस। इसके अलावा ऑनलाइन शॉपिंग, टिकट बुकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट की भी सर्विस मिलती है पेटीएम से। और पेटीएम का बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखें तो पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस से 78%, कॉमर्स एंड क्लाउड से 22% रेवेन्यू है। पेमेंट सर्विस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू मर्चेंट लोन से आता है। तो ये था पेमेंट का बिजनेस मॉडल, कहां से कितना आ रहा है। आज हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे क्योंकि आज का मुद्दा है आखिर रिलायंस की वजह से पेटीएम और बजाज क्यों गिर रहा है, क्या आगे भी गिरेगा, क्या इनसे भाग जाना चाहिए। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस के बिजनेस सेगमेंट को। तो कंपनी 1987 से अपनी जर्नी एज अ व्हीकल फाइनेंशियल के रूप में शुरू की, मतलब गाड़ी खरीदने के लिए फाइनेंस। तो बजाज ग्रुप की कंपनी है। तो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि रिटर्न भी अच्छा दिया है। अब बजाज फाइनेंस के बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी 5 प्रोडक्ट में या 5 तरीके से रेवेन्यू जनरेट, कस्टमर लेंडिंग, एसएमई लेंडिंग, कमर्शियल लेंडिंग, रूरल लेंडिंग, पब्लिक एंड कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और इन सभी प्रोडक्ट में बजाज फाइनेंस काम करता है। बजाज फाइनेंस तकरीबन 1,97,452 करोड़ का एसेट मैनेजमेंट करता है। सेगमेंट वाइज देखिए 32% कंज्यूमर लेंडिंग से, 31% मोर्गेज लेंडिंग से, 13% एसएमई लेंडिंग से, 10% रूरल लेंडिंग से, 6% कमर्शियल लेंडिंग से, रेस्ट हाउसिंग फाइनेंस से आता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पेटीएम की तरह बजाज फाइनेंस का भी मेजर सेगमेंट क्या है? कंज्यूमर लेंडिंग। इसके बाद मॉर्गेज लेंडिंग। यहां तक तो क्लियर है? सब क्लियर समझ में आ गया ना? तो लाइक का बटन दबा दीजिए भैया, उसमें कंजूसी ना कीजिए, मोटिवेशन मिलता है हमें भी। तो अभी तक पेटीएम बजाज फाइनेंस दोनों कंपनी का बिजनेस सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देख चुके हैं। तो अब टाइम है आपके सवाल का जवाब देने का कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्ट होने की वजह से ये दोनों कंपनी पर क्या असर होगा। तो मैंने बताया कि पेटीएम और बजाज फाइनेंस दोनों का मेजर बिजनेस कंज्यूमर लेंडिंग से आता है, ये याद होगा आपको। तो ध्यान रखिएगा, अभी काम आने वाला है। अब हम लोग देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस सेगमेंट। ये दो
सेगमेंट में फोकस कर रहे हैं। रिटेल लेंडिंग, कॉर्पोरेट लेंडिंग, ये दो मेन सेगमेंट है। इसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट जैसी सर्विस भी देने वाली है कंपनी ने बताया कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले जियो कस्टमर को टारगेट करेगा अपने सर्विस के लिए, और यही है पेटीएम और बजाज फाइनेंस के लिए खौफ का माहौल। रिलायंस के लेटेस्ट अवेलेबल एनुअल रिपोर्ट के अनुसार जियो के सब्सक्राइबर 410 मिलियन, पेटीएम के पास 333 मिलियन क्लाइंट बेस है और 21 मिलियन रजिस्टर्ड मर्चेंट, तो टोटल 354 मिलियन कस्टमर हैं जिन्हें कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। बजाज फाइनेंस के पास 57.6 मिलियन कस्टमर बेस है। दोनों कंपनी के कस्टमर को मिला दें तो होता है 57.6 मिलियन प्लस 354 मिलियन, तो 411.6 मिलियन कस्टमर। तो आपको याद होगा कि हमने देखा था पेटीएम और बजाज फाइनेंस दोनों का ही मेजर रेवेन्यू कस्टमर और मर्चेंट लेंडिंग से आता है, और जियो का भी कोर बिजनेस सेगमेंट है रिटेल लेंडिंग, उसी से आता है। पर्सनल लोन है, कंज्यूमर लोन है, एमएससी लोन है, करेक्ट है ना। और इनिशियली ये जियो कस्टमर को ऑफर करेगा अपनी सर्विस। तो अब जियो के कस्टमर बेस 410 मिलियन और पेटीएम बजाज फाइनेंस के कंबाइंड 411.6 मिलियन। तो मतलब भाई जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अकेला दोनों कंपनी के बराबर खड़ा है उस बिजनेस सेगमेंट में जिसे पेटीएम और बजाज फाइनेंस का मेजर रेवेन्यू आता है। जब जियो लॉन्च हुआ था तब जियो के पास इतने कस्टमर बेस नहीं थे, आरकॉम के पास था, मगर जब जियो लॉन्च हुआ था तब जियो के पास इतने कस्टमर बेस नहीं थे, आरकॉम के पास था, मगर जियो बिल्कुल नया था। और लॉन्च के बाद क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, छोटे प्लेयर बंद हो गए या मर्ज हो गए। इस बार जियो फाइनेंस के पास कस्टमर बेस भी है और अपने मार्केट कॉम्पिटिटर के बराबर है। तो अब आप सोच सकते हैं कि इस डर का माहौल क्यों बना है, इन्वेस्टर क्यों पैनिक कर रहे हैं, और मैं क्यों कहा कि कमाने देगा या बर्बाद कर देगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही है। आने वाले टाइम में इरडा से लाइसेंस लेकर जियो अपना इंश्योरेंस सेगमेंट भी स्टार्ट करने वाला है, और इसी के साथ जिनके पास रिलायंस का शेयर होगा उनको 1:1 मिलेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विस के शेयर मिल जाएंगे। मतलब एक रिलायंस शेयर के बदले एक जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर। तो ये थी पूरी कहानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विस की लिस्टिंग की, पेटीएम और बजाज फाइनेंस के गिरने की। तो आपको पता चल गया होगा क्यों खौफ का माहौल बना हुआ है इन दोनों कंपनी के इन्वेस्टर में। बट अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पे कि क्या पेटीएम या बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। पेटीएम का परफॉर्मेंस हम सभी जानते हैं कि लगातार कंपटीशन बढ़ने की वजह से एम्प्लॉय और मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ रही है। कंपनी काफ़ी सालों से काम कर रही है मगर अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है, इसलिए इन्वेस्टर फिलहाल कंपनी को प्रॉफिट में आने का वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और शेयर भी लगातार डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन भी ओवर वैल्यू थी। अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो अर्निंग है नहीं, तो पी या पीजी का मतलब आता नहीं है, इसलिए पेटीएम से भैया वेट एंड वॉच करो, ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं बजाज फाइनेंस। जियो की तरह ये भी बिग ग्रुप की कंपनी है। पास्ट परफॉर्मेंस आपको मैंने बता ही दिया, अच्छा रिटर्न दिया है। वैल्यूएशन देखें तो कंपनी का पीई 41.1 है और इंडस्ट्री का पीई क्या है 25.9, यानी क्या हो गया ओवर प्राइस्ड। और पीई देखते हैं तो 1.33, ये भी ओवर प्राइस्ड। और हिस्ट्री पी जो बजाज फाइनेंस का पी है वो 94 जा चुका है, मतलब अपने राइट प्राइस से बाय किया जाए तो एक बेहतरीन रिटर्न देगा। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस के लिस्ट होने के बाद क्या माहौल रहेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक चीज कह सकता हूं कि जैसे टेलीकॉम में आज रिलायंस और एयरटेल की टक्कर है, सेम कहानी यहां पर आपको आने वाले वक्त में जियो और बजाज फाइनेंस की दिखने वाली है। और वहां पर मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि ये मार्केट डिस्टर्ब होगा, सब कुछ होगा, वो एक प्रोसेस होता है, इससे आप कहीं इनकार नहीं कर सकते हो। और उस प्रोसेस में कंपनी कैसे उसको फाइट करते हुए निकलेगी, जैसे फाइट करते हुए भारतीय एयरटेल निकलते हुए आगे आया है, और रिटर्न तो दिया है ना, बस थोड़ा तड़पाया, थोड़ा तरसाया। तो कुछ वैसी कहानी बजाज फाइनेंस में आपको देखने को मिलने वाली है। बट उससे फायदा क्या होगा, इन सब तड़पाहट तरसाहट में बजाज फाइनेंस
इन द फ्यूचर आपको एक करेक्ट प्राइस पे मिल सकता है और वो करेक्ट प्राइस से आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है, जैसा कि भारतीय एयरटेल में हुआ। लेकिन भारतीय एयरटेल में लोग समझ नहीं पाए और एक अच्छे प्राइस पे भारतीय एयरटेल को पकड़ नहीं पाए, और लेकिन भारतीय एयरटेल ने क्या किया, उस प्राइस से एक बेहतरीन रिटर्न दिया, जो अब लोग पछताते हैं कि ओह ये गलती हो गई। तो जो पुराना फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा कि भारतीय एयरटेल हम हमेशा पोर्टफोलियो में देते हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि हमें बजाज फाइनेंस को इस नजरिए से ट्रीट करना चाहिए। तो कैसा लगा ये नजरिया? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू।